मानेसर क्यों शांत है, मारुति के वर्कर क्यों शांत है, होंडा के वर्कर क्यों नहीं बोल रहे। इनकी हमायत में नहीं बोलना तो अपनी डिमांड्स के लिए ही घेर लेना इंडस्ट्रियल एरियाज़ को। तो इन्होंने तो आपका रास्ता खाली कर दिया, आप पे अब अटैक भी नहीं कर पाएंगे। इनसे सरकार बचेगी तो आपकी तरफ आएगी। तो आप अपनी मांगों का मोर्चा उधर क्यों नहीं खोल देते। इन कुलकों ने, इन ज़मीन की मालकी बचाने वाली लड़ाई लड़ने वाले लोगों ने तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन घुटनों पर कर दिया है और उसको कमज़ोर साबित कर दिया है। आप भी अपने हिस्से की लड़ाई लड़ लें। नमस्कार, मैं वर्कर समिति से संतोष हूँ। हमारे साथ हैं रणदीप मंटोके, जो मशहूर फिल्म एक आई है फिल्म लैंडलेस, जिसके एक बहुत ही अच्छी डॉक्यूमेंट्री जो पंजाब के दलित और खेतिहर मजदूरों के प्रॉब्लम्स पे बनी है। उसके साथ साथ रणदीप फोटोग्राफर्स हैं। आप फेसबुक पे एक पेज देख रहे होंगे, फार्मर फोटोग्राफर, जो पूरे आंदोलन को लगातार फोटोग्राफी के माध्यम से कवर कर रही है। तो रणदीप, आपका स्वागत है। और हम वर्कर समिति की तरफ से जनरली ये लगातार पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस किसान आंदोलन में मजदूरों, खासकर खेतिहर मजदूरों की और दलित मजदूरों की आवाज़ कहाँ है और उन्हें क्यों इस आंदोलन के साथ समर्थन दिखाना चाहिए। जब हम बाहर से देखते हैं तो ये सवाल आ रहे हैं कि इस आंदोलन में खेत मजदूर कहाँ हैं और उनकी डिमांड कहाँ है, और ये भी कह सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियल वर्कर हैं उनकी डिमांड कहाँ है और वो कहाँ है। बिना शक ये किसानों का आंदोलन है, खेती कानूनों के ख़िलाफ़ है, पर सिर्फ़ और सिर्फ खेती कानूनों के ख़िलाफ़ नहीं है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जब देखते हैं तो वो किसकी डिमांड है, वो शहरी गरीबों की डिमांड है, वो छोटे कारखानों में काम करने वाले लेबर की डिमांड है, वो खेतों में काम करने वाले हज़ारों हज़ार इंडिया के जो खेत मजदूर है, जिनमें ज़्यादा गिनती दलितों की आती है, जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती, वो दूसरों के खेतों में काम करके अपनी ज़िंदगी चलाते हैं। तो उनकी डिमांड है, ये उनकी सिक्योरिटी है, ये जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, उनकी फूड सिक्योरिटी। तो अगर वो एक्ट ख़त्म होता है तो सबसे बड़ी मार किसान लुट के भी बच जाएगा, फिर भी उसके पास कुछ ना कुछ रह जाएगा। अगर ये एक्ट में जो सौदे हुई हैं, अगर वो पूरी तरह से लागू हो जाती है तो हमारे शहरी गरीब और देहात में जो खेत मजदूर हैं उनका जो हाल होगा, उन फूड सिक्योरिटी के बगैर, वो भी भयंकर होगा। तो इस आंदोलन में ये बहुत बड़ी मांग है, इसको हमें कम करके कभी भी नहीं देखना चाहिए। उल्टा जिन लोगों को दलितों से हमदर्दी है, शहरी मजदूरों से हमदर्दी है, उनको तो ये बात कहनी चाहिए कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट पे अगर यहाँ लड़ाई हो रही है तो ये गरीबों की, मजदूरों की लड़ाई भी इसमें शामिल है। पर उन लोगों की अगुवाई करने वाले लोगों ने दलितों को, शहरी मजदूरों को कितना सिखाया है, कितना समझाया है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को छेड़छाड़ करने की बात कितनी जचाई है। ये उन हिस्सों की प्रॉब्लम है, हमारे साथी हिस्सों की प्रॉब्लम है कि वो इसको बड़ा मुद्दा नहीं बना पाए। पर ये बधाई के पात्र है ये किसान, जिन्होंने बिना किसी मतलब क्रेडिट लिए भी मज़दूरों की डिमांड अपने चार्टर में शामिल की हुई हैं। बहुत सारी चीज़ें छूटती हैं, बड़ा संघर्ष है, हज़ार चीज़ें ऐसी हैं जो अभी होनी बाकी है। तो सवाल ये भी उठ रहे हैं कि खेत मजदूर गिनती में कितने हैं, वो क्या कर रहे हैं। आप जाइए देखिए, पंजाब में टोल प्लाज़ा पे लोग बैठे हुए हैं, टोल प्लाज़ा हिस्ट्री में पहली बार फ्री किए हुए हैं, मॉल्स पे लोग बैठे हुए हैं, बीजेपी के नेताओं के घरों के सामने लोग बैठे हुए हैं, अडानी के जो सेलो है वहाँ लोग बैठे हुए हैं, वालमार्ट पे लोग बैठे हुए हैं। तो खेत मजदूरों की समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। उनके पास बड़े साधन नहीं हैं, वो डेली वेज वाले लोग होते हैं, वो महीनों किसी मोर्चे को नहीं चला सकते क्योंकि उन्होंने अपने घर रूटीन में रोज़ की जो डेली वेज है उससे चलने हैं। तो वो उस रूप से यहाँ आके पक्के मोर्चे पे नहीं बैठ सकते, बट वो आते हैं, पार्टली फिर चले जाते हैं। बट पीछे बहुत सारे काम हैं। इन किसान जो सारा काम छोड़ के यहाँ बैठे हुए, उनके साथ
उनकी फैमिलीज़ के लिए कुछ काम करने, उनके खेतों में कुछ काम करने। और ये मोर्चे में हज़ारों लोग बैठे हुए हैं, तो ये बैठे बैठे थक जाएंगे एक दिन, तो इनको छुट्टी भी देना कि अपने घरों के काम पीछे जाके थोड़े बहुते जो कर लें। और वहाँ से दूसरे जत्थे जब आते हैं तो उनकी तैयारियाँ कौन कर रहा है। मेरे पास तो एक गांव की उदाहरण है कि उस गांव में किसान यूनियन है ही नहीं है, खेत मजदूरों की यूनियन है, और वो ही लोग किसानों को तैयार कर रहे हैं कि चलो हम खेती बचाने की, खेत बचाने की लड़ाई लड़ने के लिए दिल्ली चलते हैं। तो 7 दिसंबर को अकेले खेत मजदूर बड़ी गिनती में इस मोर्चे में आ रहे हैं। 7 जनवरी को खेत मजदूर आ रहे हैं बड़ी गिनती में, अकेले खेत मजदूर जिनके अपने खेत नहीं हैं। क्यों आ रहे हैं वो लोग? दिहाड़ी पे नहीं लाए जा रहे वो लोग, उनको पता है कि उनकी भी डिमांड है, और अगर किसानी तबाह हो जाएगी तो और बहुत कुछ तबाह होगा। कोई शक नहीं है कि खेत के मालिक और खेत के मजदूर में कुछ विरोधताएं हैं। और इस टाइम हमें क्या देखना होगा? सबसे बड़ा दुश्मन देखना होगा, जो मुख्य विरोधताएं हमें वो देखनी होगी, और वो सभी के लिए बराबर का चैलेंज है। हमें जो टैक्टिस के तौर पे एकजुटता बना के, भले ही हमें किसी तरह के विरोधताइयों, कुछ फ़र्क़ों में जो चीज़ें दिख रही है वो रहेंगी और इसके बाद भी रहेंगी, पर यही मौके होते हैं कि जो मित्र जमाते हैं। किसान और मजदूर दुश्मन नहीं है, भले ही उनकी कुछ लड़ाइयाँ हैं, बड़ा दुश्मन कोई और है। तो उसके साथ बड़ी लड़ाई में सभी हिस्सों को लड़ना चाहिए। और आज हमें तो ये कमी भी हो रही है। खेती बिल आए हैं, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को छेड़छाड़ किया है, पोल्यूशन को लेकर किसानों पे बड़ा जो हमला किया, एक एक्ट बना के 1 करोड़ का जुर्माना तय किया गया है। और इलेक्ट्रिसिटी वाला जो 2020 इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो है, तो वो हमारे भी गरीबों को सस्ती बिजली मिलती है, और कहीं ना कहीं बहुत हद तक तो जो बहुत गरीब लोग हैं उनको फ्री में ही मिल रही है, तो वो सब भी ख़त्म होगा। जो इंडस्ट्रियल वर्कर है उनके ऊपर भी बराबर हमला हुआ है। अगर इन किसानों के डिमांड चार्टर में उनकी डिमांड नहीं है तो ये बढ़िया मौका है। किसानों ने तो आकर दिल्ली में सबसे बड़े दुश्मन को घेर लिया। जस्ट 1 मिनट उन्होंने तो घेर लिया, उसके नाक में दम कर दिया। तो सरकार का जो फोकस इनसे बचने पे है, तो बाकी लुटे जाने वाले जो हिस्से वो क्या कर रहे हैं, इसका फ़ायदा उठाएं। उसी से रिलेटेड एक सवाल है कि अभी जिस दिन कृषि बिल पेश हुआ उसके ठीक अगले दिन मजदूरों के 3 लेबर कोड पास हुए, और उस दिन विपक्ष के अनुपस्थिति में, और वो ट्रेड यूनियन मजदूरों के संगठन जानते हैं कि ये कितना ही बड़ा खराब बिल है मजदूरों के लिए भी। तो किसान तो एक तरह से सड़कों पे हैं, सरकार को घेर रखे हैं। तो इस स्थिति में आप इंडस्ट्रियल वर्कर्स को और मजदूर आंदोलन को किसान आंदोलन से क्या सीख लेने की सलाह देंगे? जो इंडस्ट्रियल लेबर है उनकी 100 समस्याएं हो सकती हैं कि किसानों की लड़ाई को वो किस तरह से देखते हैं और उनकी डिमांड्स को कैसे देखते हैं, बट किसानों ने उनके लिए एक तो रास्ता खोल दिया है कि सरकार को हमने घेर लिया है, अब तुम भी अपनी जगहों पे खड़े हो जाइए अपनी डिमांड्स के लिए। मानेसर क्यों शांत है, मारुति के वर्कर क्यों शांत है, जो होंडा के वर्कर क्यों नहीं बोल रहे? इनकी हमायत में नहीं बोलना तो अपनी डिमांड्स के लिए ही घेर लेना इंडस्ट्रियल एरियाज़ को। तो इन्होंने तो आपका रास्ता खाली कर दिया, आप पे अब अटैक भी नहीं कर पाएंगे। इनसे सरकार बचेगी तो आपकी तरफ आएगी, तो आप अपनी मांगों का मोर्चा उधर क्यों नहीं खोल देते? तो किसान तो सबकी हेल्प कर रहे हैं इस टाइम। बाकी हिस्से जिनकी डिमांड्स है आ जाए ना रोड पे अपनी अपनी डिमांड्स लेकर। कितने और बॉर्डर खाली है, एक बॉर्डर पे अकेले मजदूरों की डिमांड्स को लेकर मोर्चा क्यों नहीं लग रहा? वहाँ क्यों नहीं लग जाता? उधर दूसरे किसी और हिस्से का मुलाजमों की डिमांड्स को लेकर मोर्चा क्यों नहीं खुल जाता? खुल जाने चाहिए सारे मोर्चे। किसानों ने आकर आपके दुश्मन को घेर लिया है, और आप या तो यहाँ आ जाइए, साथ ही बैठ जाइए, अगर नहीं आना तो किसी और बॉर्डर पे बैठ जाइए ना अपनी डिमांड्स को लेकर। तो अब तो सरकार घिरी हुई है, हमारे पास मौका है। ऐसे मौके कब आते हैं कि सरकार इतनी बुरी तरह फंस जाए और उसमें हम भी अपना झंडा गाड़ दें। तो ये मज़दूरों को सीखना चाहिए, और
अपनी डिमांड्स का मोर्चा दूसरी तरफ खोल देना चाहिए। अब दुश्मन कमज़ोर हुआ है, उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा हर लड़ने वाले लुटे जा रहे हिस्से को उठाना चाहिए। वामपंथी आंदोलन का एक धड़ा और दूसरी तरफ अम्बेडकरवादी आंदोलन के भी बहुत सारे हिस्से, इस दोनों लोगों ने आंदोलन को अलग अलग तरीके से आलोचनात्मक अपना आलोचना पेश किया है। कुछ लोग इसे कुलकों का आंदोलन कह रहे हैं और कुछ लोग जट किसानों, सिख किसानों का। तो उसमें बोल रहे हैं कि इस तरह के आंदोलन में फिर से क्यों मजदूर और ख़ास करके दलित हिस्सा ले रहे हैं, यह उनका लड़ाई नहीं है। तो इस पूरे जो बौद्धिक एक्सरसाइज है उसको लेके आप क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, ज़मीन पे लड़ने वाले लोगों को हर चीज़ अलग तरीके से दिखती हैं और रज़ाई में से ठंड में बैठकर लैपटॉप पे एक्टिविज़्म करना बहुत अलग होता है। हाँ, तो आप फेसबुक पे एक्टिविज़्म करते हैं, ट्विटर पे करते हैं, ज़मीन की रियलिटी कुछ और है। आप अगर झुग्गी झोपड़ी से यही सवाल उठा लेते तो हम भी ये मान जाते कि ये सवाल है, और ऐसा नहीं कि ये सवाल है नहीं है, सवाल है। पर बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग जो होते हैं उनको ये भी समझ होनी चाहिए कि कौन सा मौका है। आज ही तो किसानों की लड़ाई नहीं शुरू हुई और आज ही तो मज़दूरों और दलितों की समस्याएं सत्ता पे नहीं आई, ये तो बहुत देर पहले किया। तब वो क्या कर रहे थे, जब खेत मज़दूर, जो दलित खेत मज़दूर अपने हिस्से की ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे थे, तब उनकी क्या पार्टिसिपेशन थी और उन्होंने क्या उसके हक़ में बोला था। उनकी ही पोस्टें, उनके ही आर्टिकल निकाल के देख लो। हाँ, उनको ऐसा भी लग सकता है कि खेत मज़दूरों की जो खेत ज़मीन लेने की लड़ाई है वो भी रेवोल्यूशनरी नहीं है। अब हम किस चीज़ को छोड़ते जाएंगे? आप ग्राउंड पे ही नहीं हैं, आप देखने तो आ जाइए यहाँ, समझने तो आ जाइए यहाँ फिर ही कोई बयान दे दीजिए, फिर ही कोई डिबेट छेड़ लीजिए। मुझे भी लोगों के फ़ोन आते, आप तो लैंडलेस बनाते हो, आप तो दलित खेत मज़दूरों के फ़िल्म मेकर हो। मैं फ़िल्म मेकर लोगों का हूँ, मैं फ़िल्में बनाता हूँ लोगों की स्ट्रगल पे। कल खेत मज़दूरों की लड़ाई चल रही थी तो मैं उस पे फ़िल्म बना रहा था। आज किसानों की लड़ाई चल रही है तो हमने सब कुछ झोंक दिया क्योंकि हम मानते हैं कि हमारी दुश्मनी, जो सबसे बड़ा दुश्मन है, कारपोरेट है, साम्राज्यवाद है, या ये फासीवादी सरकार है, वो है। तो जो भी उस सरकार को, उस लॉबी को घेरेगा वो हमारा है और हम उसके साथ होंगे। हमारे कैमरा उनके साथ होंगे, हमारी कलमें उनके साथ होंगी, हमारा हर जो क्रिएटिविटी है, जो कला के जगत से लोग हैं, वो उस हर हिस्से के साथ है। कल अगर दलित आएंगे, कल अगर इंडस्ट्रियल वर्कर आएंगे तो हम उनके साथ भी होंगे। तो अभी इस तरह की डिबेट का कोई स्कोप नहीं है। इन चीज़ों को बंद कर देना चाहिए और सीधा हमला जो सरकार पे करना जायज़ है। एक तरफ वही लोग कहते हैं कि ये फासीवादी सरकार है, तो फासीवादी सरकार के अगेंस्ट आप अकेले लड़ लोगे। किसानों की लड़ाई अपनी डिमांड से पार भी जाती है, आगे भी बढ़ती है। जिन्होंने कत्लेआम किया है, जिन्होंने यहाँ मुसलमानों पे, मेजॉरिटीज़ पे इतने बड़े हमले किए हैं, लोगों को तो ये बना के रख दिया था कि आगे इस सरकार के सामने कोई टिक नहीं पाएगा, इसको कोई चैलेंज नहीं दे पाएगा, इसको कोई हरा नहीं पाएगा। तो ये भरम तोड़ दिया है। मैं उन जो ऐसा एक्टिविज़्म कर रहे हैं लोग, सो फार कर रहे हैं, उनको बताना चाहता हूँ कि इन कुलकों ने, इन ज़मीन की मालकी बचाने वाली लड़ाई लड़ने वाले लोगों ने तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन घुटनों पर कर दिया है और उसको कमज़ोर साबित कर दिया है। आप भी अपने हिस्से की लड़ाई लड़ लें, फासीवाद के साथ भी लड़ाई लड़ लें, किसानों से आके बात कर लें कि फासीवाद के ख़िलाफ़ लड़ना चाहते हैं या नहीं लड़ना चाहते, तो फिर ही कोई स्टेटमेंट दें। नहीं तो इनकी लड़ाई को आप फासीवाद के ख़िलाफ़ लड़ाई का हिस्सा मानते हुए भी इसके साथ हो जाइए और इनको अपने साथ लेके चले जाइए। ये किसानों के बिल वापस होने के बाद ख़त्म होने वाली लड़ाई नहीं है। अभी तो इसके बाद जो उनको गुस्सा आएगा ना फासिस्टों को, उसके हमले कितने बड़े होंगे, तो अकेले को धो देंगे वो। तो अभी ऐसी
बहस छेड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। बड़ी लड़ाई के लिए इस लड़ाई से अपने हिस्से का हथियार और ढाल ढूंढें आके यहाँ, तो तब ही हम आगे बच सकते हैं। ये कमज़ोर सरकार नहीं है। ऐसे नहीं है कि एक एमएलए ने इस्तीफ़ा दे दिया या किसी स्टेट के मुख्यमंत्री से इस्तीफ़ा दिलवा दिया तो मोदी गिर जाएगा, संघी सरकार गिर जाएगी। ऐसा होने वाला नहीं है। इसके बाद जितना उनको गुस्सा आएगा, जितना उनको घुटनों के बल घसीटा है, तो वो हमला भी तेज़ करेंगे। तो उस हमले को समझने की ज़रूरत है। और ये एक ताकत है, ये जो जीती हुई ताकत होगी वो समाज के उन तमाम हिस्सों की कितनी बड़ी ढाल बनेगी, सुरक्षा कवच बनेगा। इसको आप जैसे सियाने लोग, पढ़े लिखे लोगों ने ही उस तरह से ढालना है। आपके पास विचारों की धार है, आपके पास बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल जानकारी है, दुनिया भर का ज्ञान है। तो खेत में काम करने वाले लोगों को आकर यहाँ अपना ज्ञान बांट के, ज्ञानवान करके बड़ी लड़ाई समझाएं, तो उसका फ़ायदा ज़्यादा होगा बाहर से गाली गलौज करने से। जब लैंडलेस बनाई थी तो उस दौरान जैसे पूरा पंजाब का खेतीहर आंदोलन, खेतीहर मजदूरों का आंदोलन, दलितों मजदूरों का आंदोलन जैसे डेवलप हुआ है, तो उस पर बहुत सारे लोग की इंटरेस्ट है, जो लोगों ने लैंडलेस देखी भी है। तो उसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त बताएं कि कैसे ये आंदोलन डेवलप हुआ और उसमें वामपंथी संगठनों की क्या भूमिका रही। हमारे आबादी का बड़ा हिस्सा गाँव में रहता, वो ज़मीन का मालिक है, वो लैंडलेस भी हैं। और जो लैंडलेस है उनकी बहुत बड़ी समस्याएं हैं। कास्ट का भी मसला है, बेज़मीन होने से, और बहुत सारी जो आर्थिक प्रॉब्लम्स हैं वो भी हैं। तो वहाँ लड़ाई लोग लड़ रहे थे। जो हमारा संविधान हक देता है कि 30% जो कॉमन लैंड है उसमें से उनका हिस्सा बनता है, तो उस पर वो लड़ाई लड़ रहे थे। वो बिल्कुल जायज़ लड़ाई है, कोई भी किसी की ज़मीन पे कब्जे की लड़ाई नहीं है। उनको संविधान ने, कानून ने दिया हुआ उनका हिस्सा वो मांग रहे हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है इंडिपेंडेंस मूवमेंट के बाद, जहाँ बहुत सारी मूवमेंट्स हुई हैं, तेभागा मूवमेंट, मुजारा लहर हुई है, तो उसमें छोटपुट बात आती रही है। पहली बार एक यूनाइटेड लैंडलेस कम्युनिटी, जहाँ मार्जिनल जो जमातें हैं उनकी ज़मीन की लड़ाई सामने आई। तो मेरे लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि ये क्या है। उसमें भी आगे एक मॉडल है। आज भी हमारे किसान भाई लड़ रहे हैं, ज़मीन बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और ज़मीन तो ये बचा ही लेंगे जितने तरीके से ये लड़ रहे हैं, जिस तरीके से ये लड़ रहे हैं। पर हमारे पास मॉडल नहीं है। तो वो दलित जो थोड़ी थोड़ी ज़मीन, पंचायती ज़मीन से लेकर खेत जोत रहे हैं, उन्होंने एक मॉडल पेश किया है, कोऑपरेटिव का मॉडल, कि सारे लोग इकट्ठे काम करें। 200 एकड़ 300 एकड़ ज़मीन है, 1-2 ट्रैक्टर है, सभी की साझी जो लेबर लग रही है उसमें सभी का घाटा पड़ रहा है, सभी को ही मुनाफा हो रहा है। तो वो एक मॉडल दे रहे हैं। मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था। और ये भी लोग जब यहाँ से जाएंगे, खेत तो बचा लेंगे, पर खेती तो लाहेवंद फिर भी नहीं हो जाएगी। एमएसपी कोई गारंटी नहीं देता कि किसान अमीर हो जाएगा और उसको बहुत फ़ायदा हो जाएगा खेत से। तो अभी ये आने वाले समय में सवाल उठेंगे, खेत तो बचा लिए हैं, अब खेती को बढ़िया कैसे बनाया जाए, नेचर के साथ फ्रेंडली कैसे बनाया जाए, ह्यूमैनिटी के साथ कैसे फ्रेंडली बनाया जाए। तो उसमें कोऑपरेटिव का मॉडल भी एक मॉडल है जो दलितों ने, खेत मजदूरों ने स्थापित किया है। तो वो मॉडल को सेलिब्रेट करना था हमने, जहाँ पे उनकी ज़मीन हासिल करने की स्ट्रगल को सेलिब्रेट करना है। तो वो एक मॉडल भी दे रहे हैं कोऑपरेटिव। हमारे पास ऐसे किसान हैं जिसके पास 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, 3 एकड़ है, वो अपना ट्रैक्टर अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर वो ट्रैक्टर ले लेगा, जहाँ हाईटेक जो टेक्नोलॉजी आई है खेती में, वो ख़रीद लेगा, तो उसका अपना खेत ही उस पर इन्वेस्ट हो जाएगा। तो फिर वो ट्रैक्टर किस पे चलाएगा। तो आने वाले समय में इन चैलेंजेस को, इसी लड़ाई से एक रास्ता दिखना है कि अब हम खेती कैसी करें, हम कम पानी वाली करें। हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, हम बहुत इरेशनल खेती कर रहे हैं। तो ये रास्ते वहाँ से निकल के आते। तो मेरा तो इंटरेस्ट ये था कि खेत मजदूर खेत लेके किस तरीके से करते हैं। कोऑपरेटिव का भी कोई मतलब हो सकता है। ये 10 किसान भाई, बहुत सारे इनमें से एक दूसरे के साथ बोलते भी नहीं थे, लड़ाइयाँ हो चुकी थी, केस चल रहे थे, वो सब भूल के यहाँ आ गए हैं।
तो क्या अभी वहाँ जाके ये नहीं कहेंगे यार 7-7 ज़मीन लगती है, मेरे 1 एकड़ है, किसी का 2 एकड़ है, किसी का 3 एकड़ है, तो इतने इतने बड़े हमने 5 ट्रैक्टर क्यों रखे हैं, 1 ट्रैक्टर क्यों नहीं रख के काम कर सकते, ये सोचेंगे। और संघर्ष, हर एक संघर्ष लोगों को सिखाता है, और किसानों मजदूरों का तो संघर्ष ही यूनिवर्सिटी होती है, इनकी तो पीएचडी ही यहाँ से होती है, और ये भी एग्रीकल्चर के माहिर बन के जाएंगे और स्कॉलर बन के जाएंगे। ये भी सोचेंगे कि इतने हल की क्या ज़रूरत है, इतना सा सामने दिख रहा है खेत है, एक ही हल क्यों नहीं, बारी बारी क्यों नहीं कर सकते, एक ही ट्रैक्टर क्यों नहीं है, हम एक ही टाइप की फसल लगाएं, इकट्ठे ही इसको बेचें, तो बहुत कुछ निकल के आएगा। तो वो मेरी फिल्म यही सिखाती है जो लैंडलेस है। ये देखा जा रहा है कि अब ये किसानी का आंदोलन नहीं है, ये पूरे समाज का आंदोलन हो गया है। बिल्कुल। बहुत सारे जो पॉप गायक हैं, बहुत सारे जो पंजाब के लोकप्रिय गायक हैं, जी, मिनिस्ट्री वो भी आके समर्थन दे रहे हैं। कंवर अग्रवाल और हर्ष चीमा ने लगातार वीडियो बनाए हैं। जी। तो ये सब कैसे हुआ, इसके बारे में अगर खुद उस कम्युनिटी से भी आप आते हैं कलाकारों के, तो उसके बारे में, और इस दूसरे आंदोलन में ये अगर इस तरह का कोई चीज़ जुड़ जाता है तो उसका बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में अगर कुछ बता पाएँ। देखिए, जब बड़ी चीज़ें होती हैं, आज तक हमें मलाल रहा है कि हमारे साथ वो नहीं आता, हमारे पास ये नहीं आता। पहले बुज़ुर्ग लोग किसानी की लड़ाई लड़ते थे, नौजवान नहीं आते थे, वो भी आए हैं, कलाकार ही नहीं आए। पहले जो वो कैसे गीत सुनते थे, किस तरह से वो जीते थे, किस तरह की उनकी के सपने थे, कैसे ड्रीम्स थे। आप हैरान मानोगे कि पंजाब में शराब की बिक्री कम हो गई है, ख़रीद कम हो गई है, घाटा पड़ रहा है, जिससे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा था। संघर्ष के दौरान ठेकों से शराब कम बिक रही है, और आप घूम लीजिए, हज़ारों नौजवान हैं। पहले पंजाब में जाओ तो आप उड़ता पंजाब देखते थे, और आप यहाँ ढूंढ लीजिए कितने स्मैक लेते हैं, कितने जो वो चिट्टा हमारे पंजाब में नशा है वो बिकता था, वो यहाँ कितने पी के गिरे हुए हैं, एक भी नहीं ढूंढ पाओगे, एक भी नहीं ढूंढ पाओगे। हाँ, तो वो सारी चीज़ें चेंज हो रही है। जब बड़ा कुछ घटता है दुनिया में, तो फिर बहुत सारे लोग उसको देखते हैं, सोचते हैं ये हमारी कमी रही है, हमारे लोगों की कमी रही है। वो जो सिंगर हैं, वो जो पेंटर हैं, वो जो फिल्म मेकर हैं, जो फोटोग्राफ़र हैं, जहाँ गीत लिखने वाले हैं, कविता लिखने वाले हैं, हमने उनको बड़ा मॉडल नहीं दिया था, तो वो अलग अलग अपने तरीके से चीज़ें कर रहे थे। आज हमने बड़ा एक मॉडल दे दिया है कि लोग सबसे बड़ी चीज़ होते हैं, और हम लोगों के लिए होते हैं। अगर हम लोगों के लिए नहीं हैं तो हम खेतों में अकेले स्टेज लगा के ना कोई गीत गा सकते हैं, ना फिल्म दिखा सकते हैं। तो अब वो रह ही नहीं सकते पीछे, लोग तो सारे यहाँ आके बैठ गए हैं, तो वो कहाँ बैठेंगे। ये स्ट्रगल ख़त्म होने के बाद लोगों में जाएंगे कैसे अगर यहाँ नहीं आएंगे तो ये बहुत सारे लोगों के लिए चैलेंज हो गया कि बाद में इन लोगों के साथ रहना है, तो आज इनमें आना पड़ेगा। कुछ लोगों ने सीखा भी है, जैसे गरेवाल का आपने नाम लिया, हर्ष चीमा का नाम लिया, वो पॉलिटिकली भी बहुत अवेयर हैं लोग। छोटी छोटी स्ट्रगल नहीं बॉदर करते लोग, जब बड़ी निकलती है तो वो उनकी पॉलिटिक्स, उनका जो पढ़ा लिखा सब निकल के आता है, और वो जब बोलते हैं तो किसी पॉलिटिकल ट्रेंड मतलब वर्कर की तरह बोलते हैं। तो ये मतलब बड़ी लड़ाई थी, इसमें सब चीज़ों ने आ जाना था। जैसे बाढ़ आती है, बड़ी बाढ़ आती है, फ्लड आता है, तो बहुत कुछ साथ बहता है। तो ये एक लुकाई का फ्लड है, ये हकों की लड़ाई का एक बड़ा सुनामी है। तो उसमें हर चीज़ बह रही है, साथ आ रही है, इकट्ठे आ रहे हैं। तो ये एक शुभ शगन है, और आने वाले दिनों में ये आज का ही वर्तारा नहीं है कि अभी चल रहा है तो लोग, तो बहुत कुछ बदलेगा, कंटेंट बदल जाएगा, फॉर्म बदल जाएगी, और कला की जो विजुअल लैंग्वेज है वो बदल जाएगी। और ये हमारी एक्सपेक्टेशन है, ये हमारा भरोसा है। पंजाब के गायक और बुद्धिजीवी अभी आपके साथ हैं। पूरे देश के और हिंदी प्रदेशों के बुद्धिजीवी कलाकारों और पेंटरों से कोई अगर आप अपील करना चाहें। देखिए, ये जिसको बोलते हैं ना महायज्ञ हो रहा है, तो इसमें अपने अपने हथियार देखो, किसान तो अपनी दराती, अपना वो टूल, सारी चीज़ें लेके आ गए हैं यहाँ, है ना। तो ब्रश वाले ब्रश लेके आ जाएं, कलम वाले कलम लेके आ जाएं, कैमरा वाले कैमरा लेके आ जाएं, पेंटर अपना कैनवस लगा लें यहाँ। इससे बेहतरीन मतलब कहाँ, मतलब 1000 मोनालिसा से बड़ी पेंटिंग यहाँ रोडों पे बिखरी पड़ी हुई है, तो आके पेंट कीजिए। आप गुरनका
कहते थे पिकासो ने बनाई हुई है, तो यहाँ हर ट्रॉली में, हर रोड के कोने में गुर्निका सिरजी जा रही है। आप इसको देख लीजिए आकर। यहाँ लुवर म्यूज़ियम रोड पे बन गया है, तो आप जो कला की जो भी बनगी, जो भी कला रंग देखना है तो यहाँ आके देखिए, इसको फील कीजिए और इसको आर्काइव कीजिए। सभी को यहाँ आ जाना चाहिए। धन्यवाद।